पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जहां पर नेहा की मां काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती है और उसका भाई हॉस्पिटल से उसे कॉल करता है और नेहा को बोलता है कि दीदी बहुत ही जल्द पैसे का इंतजाम करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा शानदार कहानी है। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आर्यन कुछ देर चुप रहा, उसकी उंगली मेज पर हल्के हल्के टकरा रही थी। नेहा इतनी परेशानी में थी, फिर भी उससे कुछ नहीं कह रही थी। तो क्या उससे दखल देना चाहिए? आर्यन ने मन ही मन सोचा। कुछ पल बाद उसने बिना कुछ और बोले फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद नेहा वापस आई, खाली टोकरी लेकर। घर से बाहर खड़ी होकर उसने जल्दी जल्दी आंसू पोंछे और अंदर आ गई। दोपहर का खाना दोनों चुपचाप खा रहे थे। नेहा सिर झुकाए बस खाना खा रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँ, अब क्या करें, 5 लाख कहाँ से लेकर आए। या तो यहाँ तक सोच चुकी थी कि किसी से कर्ज ले ले या कुछ और करे, लेकिन समय नहीं था। वो इतने कम समय में क्या कर सकती थी। तभी उसे ध्यान आया कि आर्यन ने उसे एक जेड पेंडेंट दिया था। वह चाहती है कि उसे बेचकर, जी हाँ दोस्तों, कुछ पैसे ले ले और फिर अपनी माँ की इलाज कराए, और बाद में जब पैसे उसे मिल जाएंगे तो वो उसे वापस खरीद लेती। उसने हिम्मत जुटाई और आर्यन, मुझे थोड़ी देर के लिए शहर जाना है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, डर और मजबूरी साफ दिख रही थी। वह समझ गया लेकिन कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिला दिया। खाना खत्म करके वह जॉगिंग के लिए बाहर निकल गया ताकि उसे मौका मिल जाए और वह अलमारी से जेड पेंडेंट निकाल के बाहर लेकर जा सके। और बिना रुके, जी हाँ दोस्तों, बिना रुके नेहा ने शहर की तरफ निकल गई। इस बार वह किसी छोटे दुकानदार के पास नहीं गई। उसे डर था कि फिर से ठगी हो जाएगी, इसलिए सीधे शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी दुकान में गई। नमस्ते, मुझे ये जेड पेंडेंट बेचना है। उसने धीरे से बॉक्स काउंटर पर रखा और काउंटर वाली महिला ने पहले उसे देखा, फिर बॉक्स खोला। ओह, उसकी आंखें चमक उठी। मैडम, ये बहुत कीमती है, मुझे अपने बॉस को बुलाना पड़ेगा। नेहा चुपचाप खड़ी रही, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब फैसला होने वाला था, क्या ये कंगन उसकी माँ की जान बचा पाएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेहा शर्मा कुछ देर तक उस चमचमाते काउंटर के सामने खड़ी रह गई, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो कि क्या करे। तभी उसने देखा करीब 25 साल का एक सभ्य सा दिखने वाला लड़का उसकी तरफ आ रहा है। पास आकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं इस दुकानदार का मालिक हूँ और मेरा नाम करण मेहता है। नेहा थोड़ा हैरान रह गई, इतनी बड़ी ज्वेलरी शॉप और मालिक इतना जवान। फिर भी उसने की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमस्ते। करण ने तुरंत दस्ताने पहने कंगन उठाकर ध्यान से देखने लगा। रोशनी में घुमाया, पलटा और जैसे ही अंदर की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये तो वही कंगन है जो उसने खुद अपने दोस्त आर्यन सिंघानिया को गिफ्ट दिया था। अब उसे समझ आ गया, मामला सीधा नहीं है। उसने कंगन हाथ में पकड़े पकड़े पूछा, ये कंगन किसका है, आपको कहाँ से मिला? नेहा थोड़ा झिझकी तो बोली, ये कंगन मेरे पति के परिवार का है। पति? करण के दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ, तो ये आर्यन की पत्नी है। वो हल्का मुस्कुराया, अच्छा, क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, आप इसके बदले कितने पैसे चाहती है? नेहा चुप रही, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, माँ का ऑपरेशन और पैसा। उसने धीरे से कहा, आप ही बता दीजिए, आप कितना देंगे? करण ने उंगली से इशारा किया। नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा, 1 लाख। करण ने सिर हिलाया, नहीं, 10 लाख। नेहा जैसे जम गई, 10 लाख? उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतना महंगा। तो का क्या मतलब है? ये कंगन आर्यन के लिए बहुत खास है। करण ने उसे गौर से देखा, उसे लगा ये और पैसे चाहती है, इसीलिए उसने और बढ़ाया, ठीक है, 15 लाख दे देंगे। लेकिन इस बार नेहा की आंखों में कुछ बदल गया। उसने कंगन वापस बॉक्स में रखा और साफ आवाज में बोली, नहीं, मैं इससे नहीं बेचूंगी, माफ कीजिएगा। करण चौंक गया, अभी तो बेचने आई थी, अब अचानक मना क्यों कर रही है? नेहा बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। करण कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया, फिर उसने फोन निकाला और कॉल लगा दी। उधर आर्यन सिंघानिया डंबल उठाकर एक्सरसाइज कर रहा था। फोन बजा, उसने फोन उठाया। हाँ, करण हंसते हुए बोला, अरे लिटिल फोर, अंदाजा लगा मैं कभी किससे मिला? आर्यन ने हल्की चीड़ के साथ कहा, मुझे ये लिटिल फोर मत कहा करो, सीधा बोलो। करण मुस्कुराया, ठीक है चौथे साहब, अभी अभी आपकी पत्नी से मिला हूँ। और अब आर्यन के दिमाग में भी सवाल उठने लगे, क्या चल रहा है? आर्यन सिंघानिया ने खाली कमरे की तरफ देखते हुए भौहें चढ़ाई। फोन के दूसरी तरफ करण मेहता की हंसी गूंज रही थी, अरे भाई, तुम्हारी पत्नी अभी अभी मेरे दिया हुआ कंगन लेकर मेरी दुकान पे आई थी बेचने। थोड़ा रुककर उसने ताना मारा, लगता है तुम्हारे पत्नी के पास पैसे नहीं हैं, गहने बेचने पड़ रहे हैं। आर्यन
की आंखें हल्की लाल हो गई। सीधी बात करो, कितने में बेच रही थी? करण ने जानबूझकर उसे और छेड़ा। अरे ये वही कंगन है जो तुमने शादी में दिया था। वो चुपके से बेचने आई थी। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? आर्यन की आवाज ठंडी थी। मैंने उसे दे दिया, अब वो उसका है, वो चाहे जो करे, मुझे क्या? करण हल्का मुस्कुराया। ठीक है, मैंने 15 लाख ऑफर किए थे, अच्छा है ना? मेरी वफादारी देखी। 15 लाख? ये सुनते ही आर्यन का हाथ फोन पर कस गया। इतने पैसे में मैं तो उसकी माँ का इलाज हो सकता है। लेकिन अगले ही पल करण की आवाज फिर आई, और सुन, उसने मना कर दिया। कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह सन्नाटा। क्या? करण हंस पड़ा। हाँ भाई, इतनी बड़ी रकम देखकर भी नहीं बेचा। कंगन वापस ले गई। यार, तुम्हारी पत्नी थोड़ी अलग है। फोन के उस पार आर्यन चुप था, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। 15 लाख छोड़ दिए सिर्फ इसलिए कि वो कंगन मैंने दिया था। उसकी माँ का अस्पताल में है, भाई की पढ़ाई, पैसे की सख्त जरूरत, फिर भी उसने कंगन नहीं बेचा। आर्यन ने धीरे से सांस ली। उसके चेहरे पर बार बार हल्की नरमी आई। पागल लड़की, उसने मन ही मन कहा। अगले ही पल उसकी आंखें ठंडी हो गई। निर्णय हो चुका था। करण, ध्यान से सुनो। उसकी आवाज भारी हो गई। शर्मा परिवार अभी जमीन खरीदने वाला है, उन्हें रोक दो। कोई भी डील पूरी नहीं होनी चाहिए। करण तुरंत समझ गया। ये काम हो जाए, आर्यन आगे बोला, और मैं तुम्हारे नाम से उसके बिजनेस पर वार करूंगा। उन्हें बर्बाद कर देना है। डन? करण हंसते हुए बोला। मजा आएगा। आर्यन थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसकी आवाज नरम हो गई। एक और काम है, उसकी माँ और भाई अस्पताल में है, ध्यान रखना, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं पीछे हूँ। करण कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, समझ गया, अब तू सच में फंस गया है। फोन कट गया। कुछ देर बाद नेहा घर वापस आई। आर्यन आंगन में पशु अप्स कर रहा था, यानी कि पुशअप कर रहा था। नेहा थोड़ा घबराई हुई थी। उसने कंगन वाला डिब्बा पीछे छुपा लिया, लेकिन जब उसने देखा, आर्यन ने बस एक नजर डाली और फिर एक्सरसाइज करने लगा। नेहा ने राहत की सांस ली। हल्की सी मुस्कान आई और वह अंदर गई, कंगन रख दिया और फिर बाहर आकर उसके पास बैठ गई। धीरे से बोली, मैं शहर से सामान लेकर आई हूँ, आप क्या खाएंगे? मैं बना दूं? आर्यन रुका। उसने उसकी तरफ देखा। नेहा की आंखों में सच्ची नरमी थी। एक पल के लिए उसका दिल तेज धड़कने लगा। थोड़ी अजीब सी घबराहट। उसने तुरंत नजरें हटा ली। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, नेहा ने सोचा, फिर बोली, तो गोंग बाओ चिकन या ब्रेड फ्राई रिब्स, इसमें से क्या बनाऊं? आर्यन सच में सोचने लगा। कुछ सेकंड बाद बोला, पसली वाली डिश बना लो, स्लो कुक वाली। नेहा मुस्कुरा दी। ठीक है। और उस छोटे से घर में पहली बार ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ एक समझौता वाली शादी नहीं है, कुछ और भी बनने लगा है। ठीक है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, नेहा शर्मा ने धीरे से कहा और चुपके से आर्यन सिंघानिया की पसंद याद रख लिए। फिर एक्सप्रेस पहनकर रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही आर्यन की कसरत खत्म हुई, एक लाजवाब खुशबू हवा में फैल गई। वह खुद को रोक नहीं पाया। इतने समय बाद इतना अच्छा खाना। जाओ, हाथ धो लो, खाना तैयार है, नेहा ने मुस्कुराते हुए आवाज दी। आर्यन चुपचाप जाकर बैठ गया। पहला निवाला लेते ही उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बचपन से सीख रखा है, नेहा ने सहजता से कहना शुरू किया। हाँ, मैं बचपन में माँ के साथ खाना बनाती थी, लेकिन वह अचानक रुक गई। उसे याद आ गया, उसे काव्या बनकर रहना है। उसने तुरंत बात बदली। मतलब घर की आया से सीखा। आर्यन ने इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। वह बस खाना खा रहा था और सच में एंजॉय कर रहा था। नेहा मुस्कुराई। अगर अच्छा लग रहा है तो और खाओ, मैं आगे भी बनाऊंगी। यह सुनकर आर्यन कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी तरफ देखा और उसने दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। ये लड़की सच में मेरे साथ रहना चाहती है। हाँ, उसने बस इतना कहा और फिर खाना खाने लगा। खाने के बाद नेहा उठकर सफाई करने लगी, लेकिन आर्यन ने उसे रोक दिया। तुम पूरे दिन थकी हुई हो, मैं कर लेता हूँ। नेहा थोड़ी झिझकी, फिर हल्के से मुस्कुराई। ठीक है। आर्यन ने रसोई साफ की, बर्तन धोए और जब वापस कमरे में आया तो वह एक पल के लिए रुक गया। नेहा नहा चुकी थी। क्रीम रंग की नाइट्रोजन में बिस्तर के पास बैठी बाल सुखा रही थी। कमरे में हल्की खुशबू फैल गई थी। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया, फिर धीरे से आगे बढ़ा और उसके हाथ से तौलिया ले लिया। मैं कर देता हूँ। नेहा चौंक गई, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप बैठी रही। आर्यन धीरे धीरे उसके बाल सुखाने लगा। उसकी उंगलियां हल्के से उसके बालों में चल रही थी और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रहा है। कुछ पल के लिए वह खो सा गया।
आर्यन क्या सोच रहे हो? नेहा ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। वह होश में आया, उसकी तरफ देखा और बिना सोचे बोल दिया, तुम्हारे बारे में। नेहा का चेहरा तुरंत लाल हो गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन ने धीरे से उसे अपनी ओर खींच लिया। नेहा एक पल के लिए सख्त हो गई, फिर चुपचाप उसकी छाती से टिक गई। उसके अंदर घबराहट थी, लेकिन एक अजीब सी सुरक्षा भी। आर्यन की आवाज़ धीमी हो गई, तुम बहुत खूबसूरत हो। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज़ नेहा से कानों में बह रही थी। वह डरी हुई थी, लेकिन उसने खुद को पीछे नहीं खींचा। आर्यन की हरकतें अचानक रुक गई। उसने उसकी घबराहट महसूस कर ली थी। उसकी पकड़ ढीली हो गई, आंखों में नरमी आ गई। उस पल पहली बार उसके अंदर सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि अपनापन था। आर्यन सिंघानिया ने खुद को रोक दिया। उसे समझ आ गया था, अभी नहीं। नेहा अभी उसके पास सहज नहीं थी और वह जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहता था। उसकी आंखों की गर्मी धीरे धीरे शांत हो गई। उसने धीरे से नेहा के कपड़े ठीक किए, फिर उसने गाल को हल्के से छूते हुए बोला, तुम आज थकी हुई लग रही हो, आराम करो। इतना कहकर वह उठ गया और बाहर चला गया। नेहा वहीं बैठी रह गई, उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। कमरे का माहौल अचानक ठंडा सा लगने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी वह आर्यन के बारे में क्या महसूस करती है। उसका उसका पति था और वह उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी, लेकिन वे अभी कुछ ही दिन पहले मिले थे और सबसे बड़ा सच, वह उसकी असली पत्नी भी नहीं थी। यह राज उससे दिल पर बोझ बन गया था। वह कई बार सच बताना चाहती थी, लेकिन हर बार रुक जाती। अगर उसे सच पता चल जाता तो वह क्या करता? क्या वह गुस्सा हो जाएगा? क्या वह शर्मा परिवार से लड़ पड़ेगा? आखिरकार नेहा ने फैसला कर लिया, यह राज कभी उसके दिल से ही रहेगा। अगली सुबह नेहा शहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर उसका भाई का नाम था। वह देखकर उसका दिल कांप गया। वह कुछ सेकंड तक फ़ोन को देखती रही, उठाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर माँ की हालत और ख़राब हो गई तो? उसकी आंखें बंद कर ली, धीरे से बोली, थोड़ा और इंतज़ार करो, मैं पैसे लेकर आऊँगी। फिर हिम्मत करके कॉल उठा लिया। दीदी, हम बच गए। फ़ोन के दूसरी तरफ से उसके भाई की खुश आवाज़ आई। क्या? नेहा स्तब्ध रह गई। शर्मा परिवार ने माँ का पूरा इलाज करा दिया, उसने स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया है और मेरी फीस भी भर दी। कल ऑपरेशन है। नेहा की आंखें भर आई। सच में? हाँ दीदी, मैंने खुद देखा है। फ़ोन कट गया, लेकिन नेहा अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। इसका मतलब अब उसे कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, ना ही खुद को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। उसके दिल से जैसे भारी बोझ उतर गया। जब वह बाहर आई तो आर्यन दौड़ से वापस आ रहा था। आर्यन, गुड मॉर्निंग, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। आज उसकी मुस्कान सच्ची थी। वह हल्का हल्का गुनगुनाने लगी और कपड़े धोने चली गई। आर्यन ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। उसने फ़ोन निकाला और करण मेहता को मैसेज किया, अच्छा काम किया है, धन्यवाद। उधर से तुरंत जवाब आया, बस एक राइड चाहिए तुम्हारी लिमिटेड एडिशन कार में। आर्यन ने जवाब दिया, जब चाहो ले जाओ। थोड़ी देर बाद नेहा कपड़े लेकर वापस आई तो उसने देखा आर्यन कुछ ध्यान से पढ़ रहा है। वह चुपचाप पीछे गई और झांक कर देखा, अंग्रेजी रिपोर्ट। नेहा हैरान रह गई, यह पढ़ सकता है? तभी आर्यन ने बिना मुड़े कहा, क्या देख रही हो? नेहा झेप गई, आप अंग्रेजी पढ़ लेते हो? आर्यन ने हल्का सा भौहें उठाई, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं पढ़ सकता? नेहा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक नया सवाल उठ चुका था, आखिर ये आदमी है कौन? उफ! नेहा शर्मा थोड़ी अटक गई। वह आर्यन सिंघानिया का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसीलिए तुरंत संभल कर बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्यन ने संतुष्ट होकर हल्का सा सिर घुमाया और फिर अपने फ़ोन में डूब गया। नेहा ने चुपके से झांक कर देखा, वह क्या पढ़ रहा था? अंग्रेजी बिजनेस न्यूज। वह खुद को रोक नहीं पाई। आर्यन, तुम क्या देख रहे हो? मुझे भी बताओ ना। असल में उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि गांव का वो कुख्यात गुंडा इतनी आसानी से अंग्रेजी समझ सकता है। आर्यन ने हल्की खांसी की, फिर पूरे आर्टिकल का आराम से हिंदी में मतलब समझा दिया। नेहा की आंखें सच में बड़ी हो गई। आर्यन हल्का मुस्कुराया, इतनी हैरानी हो रही है? नेहा ने ईमानदारी से सिर हिलाते कहा, हाँ। कुछ सेकंड बाद आर्यन ने फिर पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ये सब बता रहा हूँ? नहीं, मैंने चेक किया था, तुम सही थे। नेहा झिप गई और अपनी नाक छूने लगी। वह असल में उससे टेस्ट कर रही थी और पकड़ी भी गई। थोड़ी शर्मिंदगी से बचने के लिए वह जल्दी से कमरे में चली गई। तभी फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और चेहरा तुरंत बदल गया। काव्या शर्मा। कुछ पल उसने सोचा, फिर कॉल उठा ली। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, दूसरी तरफ से जहरीली आवाज़ आई, नेहा, तू बहुत चालाक निकली बेशरम। नेहा घबरा गई। उसने तुरंत आवाज़ धीमी की और बाहर झांका। आर्यन अभी भी
फोन में ही व्यस्त था। उसने राहत की सांस ली और फोन कान से लगाया। काव्या चीख रही थी, तूने करण मेहता को पहले अपने जाल में फंसा लिया और हमारे खिलाफ उसे खड़ा कर दिया। नेहा का माथा सिकुड़ गया। तुम क्या बोल रही हो? नाटक मत कर काव्या गर्जी। हमारी जमीन की डील रुक गई, हमें 30 मिलियन का नुकसान हो गया और अब हमें मजबूरी में तेरी माँ का इलाज करवाना पड़ रहा है। नेहा के चेहरे से रंग उड़ गया। मुझे कुछ नहीं पता, उसने धीरे लेकिन ठंडे स्वर में कहा। काव्या हंसी, ओह अब भी मासूम बन रही हो। करण मेहता का दिल जीत रही है ताकि उस गरीब पति से छुटकारा पा सके। सपने देखना बंद कर, तू कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती, बस अब और नहीं। नेहा ने फोन काट दिया, कमरे से बाहर आ गई। चेहरा उतरा हुआ था। आर्यन अभी भी शांत बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेहा ने धीरे से कहा, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई। वह चलते चलते नदी तक पहुँच गई, जहाँ वह अक्सर कपड़े धोती थी। एक बड़े पत्थर पर बैठ गई। धूप तेज थी लेकिन उसे ठंड लग रही थी। अब उसे समझ आ गया था, शर्मा परिवार ने उसकी मदद अपनी मर्जी से नहीं की, किसी के दबाव में किया है, और वो कोई और नहीं, करण मेहता। नेहा ने धीरे से नाम दोहराया, करण। अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर चमकी। वह ज्वेलरी शॉप वाला लड़का वही था, लेकिन सवाल अभी भी वही था, वो उसकी मदद क्यों करेगा? वो असली सच उसे कभी भी नहीं पता था कि उसके पीछे खड़ा असली इंसान कोई और है। आर्यन सर, आपने जिस कॉल रिकॉर्डिंग के लिए कहा था वो हमने निकाल ली है। इसे आपके फ़ोन पर भेज दिया गया है। बंद कमरे के सन्नाटे में फ़ोन की स्क्रीन चमकी। आर्यन सिंघानिया ने अपने सहायक का संदेश देखा और स्क्रीन दबाकर वो रिकॉर्डिंग चालू की। रिकॉर्डिंग चालू होते ही एक चुभने वाली तीखी औरत की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। वो काव्या शर्मा थी, जो किसी चुड़ैल की तरह चीखते हुए गालियाँ बक रही थी। नेहा शर्मा, तू एक नंबर की धोखेबाज और बेशरम औरत है। रिकॉर्डिंग में काव्या, नेहा और करण मेहता का नाम एक साथ जोड़कर उन्हें नीचा दिखा रही थी। यह सुनते ही आर्यन की मुठिया कस गई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और आंखों में अंगारे तैरने लगे। उस बेवकूफ ने शर्मा परिवार को इस कदर गलतफहमी में कैसे डाल दिया? तभी फोन की घंटी बजी। फोन उठते ही करण मेहता की चहकती हुई आवाज आई, हेलो आर्यन भाई, क्या मुझे मेरी अक्लमंदी के लिए शाबाशी देने के लिए फ़ोन किया था? शाबाशी? आर्यन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज़ में इतनी बर्फ जैसी ठंडक थी कि फ़ोन के उस पार बैठा इंसान कांप जाए। उसने बहुत महान काम किया है। वाह! करण और आर्यन एक दूसरे को सालों से जानते थे। आर्यन के इस जानलेवा लहजे का मतलब करण बहुत अच्छे से समझ जाता था। उसकी सारी एकड़ी एक पल में हवा हो गई। माथे पर पसीना आ गया। मुझे अचानक याद आया कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं फ़ोन रखता हूँ। करण मेहता, तुमने ये क्या रायता फैलाया है? आर्यन की आवाज़ अब एक खूंखार शेर जैसी हो गई थी। अगर तुमने फ़ोन काटने की ज़रूरत की तो मैं शहर आकर तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। करण बहुत बुरी तरह हकलाने लगा। अरे भाई, मैंने तो बस उसकी ज़मीन पर कब्जा किया था और उसकी कमज़ोर नस दबाने का तरीका निकाला था। फिर मैंने शर्मा परिवार को धमकी दी कि वो भाभी का सारा दहेज वापस करें, उसकी माँ का अच्छे से ख्याल रखें और भाभी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगे। मैंने तो बस यही भाभी का ही साथ दिया था ना भाई, मेरी क्या गलती है? करण की आवाज़ आते आते इतनी पतली हो गई जैसे वो अभी रो पड़ेगा। आर्यन को गुस्सा आने के बजाय एक खौफनाक हंसी आ गई। तुम वाकई गधे हो। क्या तुम उस शर्मा परिवार वाले को दोगलापन नहीं जानते हो? वो तुम्हारे सामने तो दुम हिलाते हैं, लेकिन पीठ पीछे नेहा की जिंदगी नरक बना रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत! करण की गुस्से में आकर उन नीच शर्मा को गालियां देने ही वाला था कि आर्यन ने उसे बीच में ही डपक दिया। और सबसे बड़े बेवकूफ तो तुम हो। तुमने दहेज वाली बात शर्मा परिवार से क्यों कही? याद रहे, ये बात नेहा को किसी भी कीमत पर पता नहीं चलना चाहिए। अरे बाप रे भाई, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे माफ़ कर दो। करण के पैर सच में काँप रहे थे और उसने पहले से ही आर्यन को कुछ और कहता। इससे पहले आर्यन ने चुप्पी का फ़ायदा उठाया और झट से फ़ोन को काट दिया। अगर आर्यन थोड़ी देर और डांटता तो शायद करण डर के मारे वहीं ढेर हो जाता। अभी उसने चैन की एक लंबी सांस ली ही थी कि फ़ोन पर एक संदेश आया। वो आर्यन का संदेश था, जिसके साथ एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी जुड़ी थी। संदेश में लिखा था, मैं तुझसे बाद में निपटता हूँ। कांपते हाथों से करण ने वो रिकॉर्डिंग चालू की। उसमें काव्या शर्मा चीख रही थी, नेहा तू क्या सोचती है? तू अपनी मीठी मीठी बातों से मेहता परिवार को फंसा लेगी और करण मेहता से शादी कर लेगी तो तेरे जैसे लोग मेहता परिवार के चौखट भी नहीं लांघ सकते। अच्छा होगा कि तू उस गवार और गुंडे आर्यंस के साथ ही लगी रहे।
और अपनी पूरी जिंदगी काट ले। रिकॉर्डिंग खत्म होते होते करण की आंखों में सच में आंसू आ गए। हे भगवान, उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो पागल काव्या नेहा भाभी को, उसके रिश्ते को इस हद तक गलत समझेगी। नेहा भाभी के लिए उसके मन में सिर्फ और सिर्फ इज्जत थी। वो तो सपनों में भी उसके बारे में कुछ और सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसी समय शहर की उस हलचल से दूर वो छोटे से पहाड़ी गांव के दोपहर की गुनगुनी धूप खिली हुई थी। पहाड़ी की ढलान पर गांव के कुछ आवारा और लफंगे लड़के लेटे हुए थे। किसी के बाल लाल रंग के थे तो किसी के पीले। वो बस यूं ही धूप सेकते हुए अपना समय काट रहे थे। तभी एक लफंगे की गिद्ध जैसी नजर पास ही बहती एक छोटी सी नदी के किनारे गई। वहां एक बड़ी सी चट्टान पर नेहा शांत बैठी हुई थी। हल्की हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। उसने तुरंत अपने बगल वाले को कोहनी मारी और फुसफुसाते हुए चिल्लाया, ओए उधर देख, वहां एक गजब की सुंदर लड़की बैठी है। दूसरे लफंगे ने आंखें सिकुड़कर ध्यान से देखा। फिर उसने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, देखने में तो एकदम अप्सरा लग रही है, पर मैंने इसे गांव में पहले कभी नहीं देखा। ये किसके घर वाली है? अरे हाँ, अब मुझे याद आया, तीसरे ने चुटकी बजाते हुए कहा, ये तो उस नल्ले आर्यन की नई हवेली दुल्हन है। क्या गजब की सुंदर है यार। अरे यार, किस्मत हो तो उस आर्यन जैसी। पहला गुंडा जल भुनकर बोला। उस कंगाल और सबसे पहले इतनी खूबसूरत बीबी कैसे मिल गई? वहीं तो ऐसा क्या है उसमें? सबने एक साथ हामी भरी। फिर क्या था? खुरापाती दिमाग दौड़ाते हुए वो सारे गुंडे बंदरों की तरह छलांगे मारते हुए पहाड़ी से नीचे नदी की तरफ दौड़ पड़े। नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर उन्होंने नेहा को देखकर भद्दी भद्दी सीटियां मार जानी शुरू कर दी और फप्तियां कसने लगे। नेहा, जो अब तक पानी की लहरों को देखकर अपनी ही दुनिया में गुम थी, अचानक हुई इस बदतमीजी से चौंक गई। उसने नजर उठाकर देखा तो सामने फटे पुराने कपड़े पहने कुछ आवारा लड़कों का झुंड खड़ा था। नेहा को अपनी तरफ देखता पाकर उन गुंडों ने गंदी सी हंसी हंसते हुए चिल्लाकर कहा, ओए ओए, ये छोटी सी सुंदरी तो हमें देख रही है। क्या बात है मैडम, क्या तुम हमसे शादी करना चाहती हो? ये घटिया बात सुनकर नेहा का चेहरा एकदम सख्त और नाराजगी छा गई। उसने अपनी गहरी भौहें सिकोड़ी, बिना कोई जवाब दिए उस बड़ी चट्टान से नीचे कूदी और चुपचाप मुड़कर तेज कदमों से वहां से चल दी। जब उन लफंगों ने देखा कि नेहा बिना कुछ कहे वहां से जा रही थी तो उनका खून खौल उठा। उनकी घटिया बातें और तेज हो गई। नेहा ने उनकी भद्दी आवाज़ों से बचने के लिए अपने दोनों हाथों से कान कसकर बंद कर लिए और अपने कदम तेज कर दिए। उसके इस तरह मुंह फेर कर जाने से गुंडे तिलमिला उठे। उनमें से एक ने जमीन पर थूकते हुए ताना मारा, बड़ी सती सावित्री बन रही है। हमारी तरफ देखने में मैडम की शान घट रही है। और शादी किससे की है? उस दो कौड़ी के गुंडे आर्यन से। गुंडों ने सरगना की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने अपने ओठों पर जीभ फिराते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अभी तो मैडम को अपने हुस्न का बड़ा गुरूर है, पर सही वक्त आने दो, यही औरत हमारे पैरों में गिड़गिड़ाते और भीख मांगेगी। उसने हाथ के इशारे से अपने साथियों को पास बुलाया, इधर जाओ सब, आज रात के लिए मेरे दिमाग में एक जबरदस्त योजना है। इस घमंड की पुड़िया का सारा गुरूर आज हम सब मिलकर तोड़ेंगे। जैसे ही नेहा उन गुंडों की नज़रों से दूर हुई, उसने से एक लंबी राहत की सांस ली। कानों पर रखे उसके हाथ धीरे धीरे नीचे गए। दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। आज पहली बार नेहा का सामना असली छड़क छाप गुंडों से हुआ था। उसे अचानक आर्यन की याद आई। दुनिया आर्यन को चाहे कुछ भी कहे, गुंडा, मवाली या बिगड़ा हुआ इंसान, लेकिन नेहा जानती थी कि आर्यन कितना शांत और सुलझा हुआ इंसान है। उन घटिया लफंगों के सामने तो आर्यन किसी देवता जैसा था। लोग आर्यन के बारे में जो भी बकवाह अफवाह फैलाते थे, आज नेहा को वो सब ढोंग लगने लगा था। यही सब सोचते हुए नेहा कच्ची पगड़ी पर तेज तेज घर की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र सामने से आ रही एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जिनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी। नेहा तुरंत उनके पास पहुंची और उनके कांपते हाथों को सहारा देते हुए बोली, अरे सावित्री दादी, आप अपनी लाठी के बिना ही बाहर आ गई। सावित्री दादी उसी गांव में आर्यन के ईंटों वाले छोटे से घर के कुछ ही दूर पर रहती थी। उनकी एक बेटी थी जो शहर में नौकरी करती थी और साल में सिर्फ दिवाली, होली पर ही अपनी छोटी बच्ची को लेकर दादी से मिलने आती थी। दादी के पैरों में हमेशा दर्द रहता था और वो अक्सर उन सुने घर में अकेली ही दिन काटती थी। जब नेहा नई नई गांव में आई थी और कपड़े धोने के लिए नदी ढूंढ रही थी, तब इसी भली सावित्री दादी ने उसे रास्ता दिखाया था।
बस उसी दिन से जब भी नेहा वहाँ से गुजरती वो दादी से 2 पल बातें कर लेती या उनके लिए कुछ खाने को ले जाती। क्या करूं बिटिया, घर में बैठे बैठे दम घुटने लगता है। दादी ने अपनी कमजोर धुंधली आंखों से नेहा को प्यार से देखते हुए कहा। सोचा थोड़ी देर हवा खा आऊं, पर लाठी लाना ही भूल गई। मेरे तो पैर ही जवाब दे गए थे। शुक्र है तू मिल गई मेरी बच्ची। हाय राम, ये हड्डियां भी ना। अरे दादी, आप तो अभी भी बहुत मजबूत हो। थोड़ा बहुत टहलना तो सेहत के लिए अच्छा है। बस अगली बार लाठी साथ रखना मत भूलिएगा। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने धीरे धीरे उनके घर के चौखट तक छोड़ आई। दादी, मैं घर जाकर खाना बनाती हूँ। अगली बार जब भी मन करे आप मेरे घर आ जाइएगा। नेहा ने हाथ हिलाते हुए विदा ली। सावित्री दादी चौखट पर बैठी और अपनेपन से मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखती रही। उधर आर्यन के कमरे का माहौल एकदम तनावपूर्ण था। अपने आदमी द्वारा भेजा गया नंबर देखकर आर्यन ने बिना एक पल की देरी किए डायल कर दिया। हेलो, कौन है भाई? फोन उठते ही काव्या शर्मा की चिड़चिड़ी आवाज आई। आर्यन ने अपनी भारी और ठंडी आवाज में कहा, काव्या शर्मा बात कर रही हो? हाँ, तुम कौन? मैं तुम्हें एक मुफ्त की सलाह देना चाहता हूँ। आर्यन का लहजा बर्फ जैसा सर्दी से बात करते वक्त अपनी जबान को लगाम और आवाज में थोड़ी तमीज रखना। फोन के उस पार बैठी काव्या को अब समझ में आया कि ये तो नेहा का वही कंगाल और नल्ला पति आर्यन बोल रहा है। उसे लगा जैसे आर्यन उसे नेहा को परेशान करने के लिए धमका रहा है, और ये सोचकर काव्या जोर से हंसी। उसके लहजे में नफरत और घमंड भरा था। ओह, तो तुम आर्यन हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक दो कौड़ी के सड़क छाप गुंडे। हा हा हा। तुम्हें अंदाजा भी है कि शर्मा परिवार तुम्हारे जैसे रेंगने वाले कीड़ों को अपने जूते तले कभी भी कुचल सकता है। आर्यन के चेहरे पर इतनी बेइज्जती का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी आवाज और कड़क करते हुए कहा, बस इतना कहा, अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से मेरी पत्नी के लिए ऐसा कोई भी घटिया शब्द सुना तो यकीन मानो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। आर्यन की आवाज में वो खौफनाक और जानलेवा आत्मविश्वास था जिसे सुनकर काव्या के रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो कुछ सेकंड के लिए एकदम शून्य रह गई। जब तक उसे कुछ समझ आता आर्यन फोन काट चुका था। शाम घिर आई थी। नेहा जैसे ही घर लौटी उसने नल पर जाकर अपना हाथ मुंह धोए और अंदर आकर बहुत ही सामान्य आवाज में पूछा, आज रात को खाने में क्या बनाऊं? उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने काव्या की उस जहरीली बातों और आज के उस नदी वाले दर्द को अपने सीने में कहीं बहुत गहराई में दफना दिया था। आर्यन चुपचाप उसे देख रहा था। नेहा की इस खामोश हिम्मत और उसके शांत चेहरे को देखकर आर्यन के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। उसकी आवाज खुद ब खुद बहुत नरम हो गई। जो तुम्हारा मन करे बना लो। नेहा हल्की सी मुस्कुराई। उसे एक बार फिर हालात से समझौता करना पड़ा। उसने अपने लंबे बालों को समेटकर एक जूड़ा बनाया और चुपचाप सब्जियां धोने लगी। रात का खाना बेहद स्वादिष्ट था। खाना खाने के बाद आर्यन रोज की तरह रात की दौड़ के लिए तैयार हुआ और बाहर निकल गया। जब से वो उस गांव में आया था, सुबह और रात को दौड़ना उसकी दिनचर्या बन चुका था। भले ही गांव में शहर जैसी कसरत की कोई जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ की ताज़ी और ठंडी हवा में दौड़ने का अपना ही एक सुकून था। नेहा उसकी इस आदत को अच्छे से जानती थी। उसने सिर हिलाकर उसे विदा किया और आंगन की तरफ मुर्गियों और बतखों को दबके में बंद करने चली गई। रात गहरा हो चुकी थी और झिंगुरों की आवाज़ें तेज हो गई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आर्यन के घर से निकलते ही आज रात एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। अंधेरे में छुपे कुछ लोग आंगन की तरफ बढ़ रहे थे।